Hello friends, today we are going to discuss the protein synthesis. Protein synthesis also asked for the state board 10th student and for the 12th student. It is also in the NCERT, always also in the state board syllabus. Now, protein synthesis. भाई प्रोटीन सिंथेसिस क्यों आवश्यक है? प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन दो प्रकार से होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो रहता है जिससे हमारी सेल बनती है, जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि ये मेरे नेल्स हैं, आंखें हैं, बाल हैं, ये क्या है? प्रोटीन। तो ये इट एक्ट एज अ स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन ऐसे रहते हैं जो फंक्शन बोल के एक्ट करते हैं, जैसे कि मेरी बॉडी में एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, कैटलिस्ट बन रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये लिटरली सब है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमें प्राप्त होता है हमारे भोजन से, यानी कि हमारे फूड से। जो फूड हम खाते हैं तो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है फ्रूट से, प्रोटीन हमें प्राप्त होता है वेजिटेबल से, क्योंकि यही प्राइमरी प्रोटीन के सोर्स है। वैसे तो प्रोटीन सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का, पर उसकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है, क्योंकि हार्मोन का बनना, एंजाइम्स का बनना, बायोकैटालिस्ट का बनना शरीर में बहुत जरूरी है। और सेल को वो केमिकल्स भी चाहिए जिससे कि वो बने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, सेल के अंदर प्रोटीन है, तो वो भी उसे बनाना जरूरी है। तो ये प्रोटीन मिल रहा है हमें फूड से। फूड से हमने पल्सेस से लिया, या व्हीट से लिया, या वेज से लिया, या फ्रूट से लिया, जो भी लिया वो डाइजेशन में गया, डाइजेशन में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद उसका सिंपलर कन्वर्शन हुआ अमीनो एसिड, क्योंकि जब ब्रेकडाउन होता है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है डाइजेशन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका टोटल कन्वर्शन होता है अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में मिक्स हो जाता है, और जब ब्लड सर्क्यूलेट होता है तो वो थ्रू आउट बॉडी जाता है। पर देखिए उसको लिमिटेशन, ब्लड सर्कुलेशन को लिमिटेशन। हम बोल रहे हैं कि वो थ्रू आउट बॉडी जाता है, पर वो सिर्फ टिश्यू तक ही जाता है। टिश्यू में पहुंचने के बाद टिश्यू क्या करते हैं? उसका डिफ्यूजन करते हैं, और डिफ्यूजन से पहुंच जाता है सेल में। सेल के साइटोप्लाज्म में जाकर ये फूड हो जाता है एक्यूमुलेटेड, जिसे हम बोलते हैं कि एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेटेड फूड जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो अमीनो एसिड है, अब वो केमिकल पोल बोलकर, सेल पोल बोलकर सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद रहेगा। अब भाई साइटोप्लाज्म क्या है? इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो अब वो सेल की जरूरत है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस अमीनो एसिड को कैसे यूज करे। अब अमीनो एसिड क्यों? मैं तो प्रोटीन की बात कर रही थी, तो ये भी समझना जरूरी है कि भाई प्रोटीन क्या है। जब हम प्रोटीन को केमिकली समझने की कोशिश करते हैं तो ये दिखता है एक पॉलीमर, ये है एक चेन, जिसे केमिस्ट्री में बोला जाता है इट इज द पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ विच? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। That means amino acids are the building blocks of proteins, and protein synthesis occur in the cytoplasm. Cytoplasm is the site of protein synthesis. Who studies the protein synthesis? The scientist Crick is studied the central dogma. Central dogma क्या रहता है कि भाई सूत्रधार। सूत्रधार कौन है भाई हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में सूत्रधार हम बोलेंगे ब्रेन। ब्रेन बॉडी को चला रहा है, तो वो तो बॉडी का सूत्रधार हो गया। अब हमारी बॉडी बनी है सेल से, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है सेल का हेडक्वार्टर। अब उस न्यूक्लियस के अंदर है बायोमोलिक्यूल डीएनए। डीएनए मेन है कंट्रोलर, यानी कि वही है सूत्रधार, वही है सूत्र संचालक। जैसे कि भी हम देखते हैं ना, एंकर्स क्या करते हैं, पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह से अरेंज करके ऐसा हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये जो सारा जो खेल है, ये सब किसने चलाया है? डीएनए ने चलाया। डीएनए है सेंट्रल डोग्मा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या बनना चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए, कौन सा हार्मोन बनना चाहिए, कौन सा बायोकैटालिस्ट बनने चाहिए, रिएक्शन कहाँ रुक जाने चाहिए, रिएक्शन किस तरह से बढ़ने चाहिए, ये सब गाइडेड होता है हमारे डीएनए से। इसलिए डीएनए कहलाता है भाई इसेंशियल बायोमोलिक्यूल, जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज एसेंशियल बायोमोलिक्यूल, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि भाई बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। यानी कि मेरे जो सेल के अंदर जो डीएनए है उसके ऊपर जीन की सीक्वेंस है ना, और जीन की सीक्वेंस सभी की अलग रहती है, क्योंकि वो हमें मिलती है हमारे पेरेंट्स से।
कहलाता है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जीन ही हमारे कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं और जीन ही रेगुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। मैं नहीं बोल रही, क्रिक ने बताया, क्रिक ने इसको नाम दिया है सेंट्रल डोग्मा। अब कैसा चलता है ये प्रोसेस? दो भागों में चलता है, पहला है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो डीएनए के ऊपर सीक्वेंस, भाई सभी की सीक्वेंस अलग अलग है क्योंकि सभी के पेरेंट्स अलग हैं, सभी के खानदान अलग हैं, तो वो एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर, इनहेरिटेंस यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला प्रोसेस, और हेरिडिटी क्या है कि पेरेंट से बच्चों में गया वाला कैरेक्टर। तो ये तो जनरल थिंग्स हैं, ये हम सब समझते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिक ने क्या बोला। क्रिक ने इसको सिंगल वर्ड में बोला है कि ये सेंट्रल डोग्मा है। एंड हु ऑपरेटेड दिस डोग्मा? नाटक ये क्या बनना है, क्यों बनेगा, किस लिए बनेगा, ये इसका सूत्रधारक कौन है? डीएनए। तो डीएनए सीक्वेंस डिसाइड विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज टू बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। Literally, the sequence of the DNA is nothing but the sequence of the genes, and genes indirectly control the process of protein synthesis. Now, the reading of sequence of the DNA and the formation of messenger RNA, that process is known as transcription. Transcription यानी कि किसी ने कथा लिखी है और कोई उसे पढ़ रहा है ना। आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। भाई आपको मालूम है कि रामायण किसने लिखी? क्या आप जानते हैं कि महाभारत किसने लिखी? महाभारत व्यास ऋषि ने लिखी। तो भाई वो इतनी बड़ी कथा है, महाभारत है, इंडिया की सबसे बड़ा ग्रेट एपिक है वो। तो वो जब लिख रहे थे तो बोले कि भाई मुझे तो कोई राइटर चाहिए, मैं बोलता जाऊं, मैं नरेट करूं और राइटर उसको लिख ले, है ना। तो उन्होंने गणपति के पास चले गए, गणेश जी से बोले देखो मैं बोलूंगा महाभारत की कथा और तू लिखते जाना। अब आपको तो मालूम है गणपति तो भाई बुद्धि में नंबर 1 है, पर बोलने में भी नंबर। तो ये व्यास को मालूम था ये अब बीच में बोलेगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो उसमें एक फ्लो होना चाहिए। तो इन्होंने गणपति को बोला कि भाई मैं जो भी बोलूं तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन तू वो उसको लिख ले। गणपति ने भाई एक एज अ गुड स्टूडेंट, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट लिख रहा है, उसने वैसे ही किया। कॉपिंग अभी एग्जामिनेशन में होता है ना, सामने वाला आंसर पे आंसर छापे जा रहा है, पीछे वाला ठीक है जैसा कि वैसा लिख लेता है, अपनी बुद्धि को लगाए बिना। तो गणपति को भाई व्यास जी ने बोला कि भाई अपनी बुद्धि मत लगाना, तू क्वेश्चन मत पूछना, तेरी बुद्धि तलक है, तेरी बुद्धि तेज है, बीच बीच में कुछ पूछेगा, पूछना मत, मैं नरेट करूंगा और तू राइट करेगा। हो गई वही बात। तो उसको ही यहाँ बायो में बोला है ट्रांसक्रिप्शन। whatever the sequence present over the DNA simply copied by the messenger RNA, or we can say that synthesis of messenger RNA by copying the sequence of the DNA, that act is known as transcription. Transcription happen within the nucleus. भाई एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब वो न्यूक्लियर पोर खुल जाते हैं साइट। जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर पोर क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है सेल का, और न्यूक्लियर पोर ऐसे खुल जाते हैं। न्यूक्लियर पोर के ऊपर अंदर की साइड में 2 एनुअलाई रिंग रहती हैं। जब साइटोप्लाज्म का डिहाइड्रेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम में, तो ये एनुअली रिंग खुल जाती है और न्यूक्लियर पोर से हमारा बने वाला मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर जाता है, बाहर आ जाता है। अब वो मैसेंजर आरएनए आ गया। मैसेंजर आरएनए ही क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये डीएनए का मैसेज लाया। इसने कुछ भी नहीं किया, सिंपल डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस थी उसकी एज इट इज कॉपी कर रही और वो बाहर आ गया। बाहर आ गया यानी कि कहाँ आ गया भाई? साइटोप्लाज्म में आ गया, बाहर आ गया यानी न्यूक्लियस से बाहर आ गया। साइटोप्लाज्म में अब ये जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस जो कॉपी करके लाया है, अब इसको रीड आउट करेगा टीआरएनए। टीआरएनए इसको रीड कर रहा है यानी अनुवादक है वो। तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो रहा है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उसको मैसेंजर आरएनए कॉपी बना रहा है और साइटोप्लाज्म में आकर ठहर जा रहा है। उसको ठहराएगा कौन? मैसेंजर आरएनए को पकड़ के रख लेते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि वो इधर उधर भाग जाएगा। साइटोप्लाज्म है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में मूवमेंट रहती है, ब्राउनियन मूवमेंट, तो वो इधर उधर नहीं भाग जाए। काम तो पूरा नहीं हुआ ना, काम होना बाकी है। तो इसको पकड़ के रखेंगे कौन? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए
पूरे मैसेंजर आरएनए को शुरुआत से लेकर एंड तक पकड़ लेते हैं, उस असेंबली को बोला जाता है पॉलीसोम। अब यहाँ पर टीआरएनए जो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो भी मैसेज है वो कोड लैंग्वेज में, भाई बहुत होशियार है डीएनए, भाई किसी को मैसेज दिया तो कैसे दिया, कोड लैंग्वेज में दिया। कोड लैंग्वेज यानी कि भाई नाइट्रोजन बेस के तीन टिकांड यानी कि ट्रिपलेट्स, यानी कि ये कोड लैंग्वेज है। इसको रीड आउट करने का काम है टीआरएनए। टीआरएनए इसको रीड आउट कर रहा है, यानी कि वो अनुवाद कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस में हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने एक सिंगल लाइन में बोल दिया, मैंने नहीं बोला, क्रिक ने बोला, उसने बोल दिया भाई सेंट्रल डोग्मा, डीएनए डिसाइड, मैसेंजर आरएनए कॉपी द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड टीआरएनए रीड आउट द कोड लैंग्वेज व्हिच इज गिवन बाय द डीएनए टू द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हैपन। सिंगल लाइन में बोल दिया, पर एक्चुअली होता क्या है, केमिकली होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में ये जो हमारा खाना जब हमने खाया था, प्रोटीन खाई थी, इडली खाई होगी, तो उससे मिल गया प्रोटीन, ये गया डाइजेशन में और सेल के पास आ गया ब्लड सर्कुलेशन। सेल के पास जो अमीनो एसिड आया, सेल के पास अमीनो एसिड है। अब ये जो कोड लैंग्वेज में मैसेंजर आरएनए मैसेज लाया डीएनए का ट्रिपलेट फॉर्म में, एक एक ट्रिपलेट यानी कि रिप्रेजेंट करता है एक एक अमीनो एसिड को। तो भाई अब मैसेंजर आरएनए के पास भी अमीनो एसिड है और सेल के साइटोप्लाज्म के पास जो खाना खाया था ना हमने, डाइजेस्टेड फूड, रॉ मटेरियल का अमीनो एसिड है। तो ये दोनों अमीनो एसिड ज्वाइन करेगा टीआरएनए, वो रीड आउट भी कर रहा है और ज्वाइन भी कर रहा है। तो जब दो अमीनो एसिड लिंक होंगे तो उनके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड अगर सीरियली बनता ही, हिंदी सीरियल कैसे रहता है ना, एक के बाद एक कहानी बढ़ती रहती, तो ये चेन बढ़ती जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। अमीनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड फॉर्म में है और जो अमीनो एसिड सेल के अंदर है, वो दोनों लिंक होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड की निर्मित होती है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है और प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि प्रोटीन पॉलीमर है और क्या है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड के कंटिन्यूएशन से बन गई और एक चेन की निर्मित हो गई। इसको सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने बोला और उसी ने ये स्टडीड किया। अब आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और उसके डबल स्ट्रैंड है ना, और उसे पोलरिटी है, बाइपोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलरिटी एक तरफ है 3' एंड और एक तरफ है 5' एंड, एक तरफ है 5' एंड तो दूसरी तरफ है 3' एंड। तब हमारा क्वेश्चन है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यानी सिंपल कॉपी हो रही है डीएनए की विदाउट एनी इंटरप्शन, कि जैसा उसके ऊपर है सिंपल कॉपी करना। जैसे कि एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे पढ़ के नहीं आते ना, भाई तू पढ़ के आ जा, ये क्वेश्चन मैं ये पढ़ के आ जाता हूँ, मुझे बता। तो डीएनए ने जो भी सीक्वेंस दिया है उसको डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए कॉपी किया, वही है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इतना इजी नहीं है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो यूनिट लगता है वो यूनिट है प्रमोटर। प्रमोटर एक जीन है, दूसरा लगता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा लगता है एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए ने ही इसे बनाया। और डीएनए को किसी और की जरूरत ही नहीं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, वो सेल्फ कंट्रोलर है, खुद ही ये प्रोसेस करवा लेगा और खुद ही डिसाइड करेगा कौन सा बनना है। तो चलिए अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए डीएनए के दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड पे जीन की सीक्वेंस है, इधर भी सीक्वेंस है इधर भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस बोले तो क्या है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, है ना, ये है। आरएनए के ऊपर थायमिन नहीं है, यूरेसिल है, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए दो स्टैंड है। अब जो स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा वो कहलाएगा नॉनसेंस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, कॉपी कर रहा है, इसलिए कहलाएगा नॉनसेंस। और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में गया ही नहीं है, जिसने टेम्पलेट बोल के खुद को एक्ट किया ही नहीं, तो वो कहलाएगा कोडिंग स्टैंड, है ना। कोडिंग या हम उसको बोलेंगे वो स्मार्ट है, क्योंकि वो कॉपी नहीं कर रहा, वो चीटिंग नहीं कर रहा। तो जो यहां देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में गया, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, और लिटरली इन द सेंस दिस टेम्पलेट ऑल्सो नोन एज नॉनसेंस स्ट्रेन, नॉनसेंस स्ट्रेन। ठीक है। अब ये जो हमारी यूनिट है प्रमोटर, प्रमोटर
बढ़ाता है और टर्मिनेटर जो प्रोसेस को रोकता है। तो प्रमोटर हमेशा रहता है अपस्ट्रीम साइड यानी कि 5' को, और जो टर्मिनेटर रहता है वो डाउनवर्ड स्ट्रीम रहता है यानी कि हमेशा 3'। तो ये हम अब पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।